बताना है मुझे स्ट्रक्चर के अंदर ही वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, सो गोइंग टू एक्सप्लेन यू, कुछ बातें मैंने आपको उसी दिन बता दी थी। ठीक है, अब मैं मजीद आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो क्या है। Watson and Crick model of DNA. Watson and Crick model of DNA के मुताबिक एक डीएनए जो होता है वो एक्चुअली होता है आपके पास सीडी नुमा। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास इसमें लैडर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप सुन चुके हैं कि डीएनए जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है हेलिकल कॉइल। ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपके पास हेलिकल कॉइल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली हेलिकल कॉइल। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा पार्ट आपको शो करवाऊं तो बेटा इस थोड़े से पार्ट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो दरअसल होता है सीडी नुमा। ठीक है, डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीडी नुमा। इस सीडी नुमा स्ट्रक्चर के अंदर उसके जो स्टेप्स हैं वो कौन बनाता है? वो बनाता है नाइट्रोजीनस बेसिस। ये नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक है, जो उसके स्टेप्स बनाता है वो स्टेप्स है आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस और उसकी जो वॉल्स हैं मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूं ऑलरेडी ये बातें। यहाँ पे बस मैं वाटसन और क्रिक के हवाले से बता रहा हूं, उन्होंने दरअसल ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इसकी वॉल जो है वो आपके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर की होती है। ठीक है, इसकी वॉल्स होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और उसके ऊपर आपके पास क्या मौजूद होता है? यहाँ पे ये मौजूद है आपके पास फॉस्फेट पार्ट। ठीक है, हियर इज द फॉस्फेट पार्ट। ठीक है, ये जो आपको वॉल्स नजर आ रही हैं इन वॉल्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फॉस्फेट पार्ट। ठीक है, अच्छा, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है तो आपके पास एक सीडी नुमा होता है, एक हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर। इसके बाद आइए दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, डिस्टेंसेस ऑफ डबल हेलिक्स। ये डीएनए के अंदर जो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर जो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस होते हैं वो डिस्टेंसेस एक्चुअली क्या होते हैं? ठीक है, डीएनए के अंदर जो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस होते हैं वो डिस्टेंसेस एक्चुअली क्या होते हैं?
देखिए ये जो दो स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो दोनों दीवारें आपको नजर आ रही हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और गौर से देख लीजिए इधर, ये जो वन कंप्लीट टर्न है, इसका साइज होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो आपको वन कंप्लीट टर्न नजर आ रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट टर्न नजर आ रहा है, इसका डिस्टेंस होता है तकरीबन 34 एंगस्ट्रॉम। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे वन कंप्लीट टर्न हैज साइज ऑफ, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज साइज ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। One complete ton of DNA has the size of 34 angstrom. ठीक है, one complete ton of DNA has the size of 34 angstrom. डीएनए का एक पूरा चक्कर है, ये जो मैंने एरो बनाया है, यहां से लेके चक्कर यहां तक जो पूरा एक टर्न, इसका साइज बेटा होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंसेस हैं डबल हेलिक्स के, जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंसेस हैं डबल हेलिक्स के बेटा, जो कि आपने याद रखने हैं। These are the distances of what? These are distances of double helix. कर लें, नोट कर लें। पहला पॉइंट, लेडर टाइप ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्टेप्स जो है नाइट्रोजनस बेसिस बनाती हैं, साइड की दीवारें पेंटोज शुगर बनाती हैं, और फॉस्फेट पार्ट उसके ऊपर मौजूद होता है पेंटोज शुगर। दूसरा पॉइंट है, आपके पास डीएनए के अंदर जो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस होते हैं, उनसे उनका डेटा शेयर किया गया आपके साथ। ये दोनों दीवारें जो है वो सेपरेटेड होती हैं 20 एंगस्ट्रॉम से, दो स्टेप सेपरेटेड होते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम से। एक मुकम्मल टर्न है, टर्न जो डीएनए का होता है उसका साइज होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज द साइज ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। चलें, इसके बाद आइए फर्दर करें, इतना नोट करें, फिर आगे बात करता हूं आपसे।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक कंप्लीट टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होता है? ये मैथ्स का सवाल है जो कि मैं शायद थोड़े टाइम की गैप के बाद पूछता। मैं आपकी मैथ्स जानना चाहता हूँ बेटा, आप मैथ्स की कैलकुलेशन अप्लाई करके जरा इसका जवाब तो दो मुझे जरा। गौर करो, दो स्टेप्स के दरमियान डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक कंप्लीट टर्न है 34 एंगस्ट्रॉम। जवाब क्या आएगा? जबानी करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, क्योंकि बेटा आगे जब आप एमटीएस में ये सवाल आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में ये सवाल आते हैं, तो वहां पे बेटा ऐसा होता है कि आपको कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आपने इसी जगह पे पूछ लिया, क्योंकि बेटा इसी टॉपिक का एक और न्यूमेरिकल है जो आगे आएगा। सर हम 34 को 3.4 से डिवाइड करेंगे। आपको पता होगा सर सर आई मतलब थिंक यस सर आई थिंक डिवाइड बाय 3.4 क्या आंसर आएगा? सर आई थिंक 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक कंप्लीट एग्जैक्टली टर्न में। लोग बोल रहे हैं, दो लोग बोल रहे हैं। सर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे या तो 10 टू ऐसे। है क्या? अच्छा, मैंने आप सब लोगों को राइट दिया। ओहो, नहीं, आप जरा हैंड रेस कर रखिएगा। मैं आमतौर पे ऐसा होता है कि सब लोगों को एक साथ राइट नहीं देता। हाँ, आप बताएं कौन जवाब दे रहा था? एमन जवाब दे रहा था, ठीक। सर मे बी 10 टू ऐसे करीब कुछ होगा रेशो। 10 इज द करेक्ट आंसर। अब 10 के आगे लिखोगी क्या? वन There कंप्लीट are टर्न ऑफ डीएनए 10। consist of 10 polynucleotides or nucleotide नहीं, आप लिखेंगे 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। pairs of nucleotides. आगे बेटा एक पेयर है, ये पूरा 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 एक पेयर है। तो पूरा जो कंप्लीट टर्न होता है, पूरा जो कंप्लीट टर्न होता है उसके अंदर आपके पास वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है? ओके सर। आगे एक न्यूमेरिकल और भी आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपने भी सीखा नहीं है तो मैं नहीं पूछ सकता। चले, 2 पॉइंट हो गए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो बेटा आपको बताने जा रहा हूं वो है आपके पास शारगाफ्स रूल। तो जरा शारगाफ्स रूल मुलाहिजा फरमा लें कि शारगाफ्स रूल जो है वो क्या कहता है। तीसरा पॉइंट है बेटा आपके पास शारगाफ्स। और शारगाफ्स रूल आप पीछे मुझसे सुन चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं आपको कि इसको शारगाफ रूल कहते हैं। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगी और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगी। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगी, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगी। Adenine always pairs with thymine and guanine with cytosine. Therefore, amount of adenine is equal to thymine and guanine equal to cytosine.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड शारगाफ्स रूल। मुश्किल नहीं है, मेरे साथ ही याद कर लें। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन एंड guanine with cytosine. Therefore, amount of adenine is equal to thymine and guanine equal to cytosine. एडनिन की नंबरिंग थायमीन के बराबर होगी, guanine की नंबरिंग साइटोसिन के बराबर होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड शारगाफ्स रूल। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, ये भी आपके पास वॉटसन और क्रिक मॉडल जो है उसका हिस्सा है। चलें, दिस इज द थर्ड पॉइंट। चलिए, इसके बाद आइए बेटा आपसे बात करूं। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कर लें, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं। A fragment of DNA has a fragment of DNA has 20% adenine, ADENIN, adenine। आपने साइटोसिन मैंने लिखा है, सी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। साइटोसिन कितने परसेंट होगी, मुझे आप हैंड रेज करके बताएंगे। दोज हु वांट टू गिव मी द आंसर। सर साइटोसिन होगी 30%। कैलकुलेट करके बताओ जबानी। जी सर, 20% अगर एडनिन है तो 20% होगी थायमीन, और फिर 60% से 30% साइटोसिन होगी और 30% गुआनिन। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। जो आपका सवाल है ये काफी दफा पूछा गया है एमटीएस में। ठीक है, ये वाला सवाल बेटा काफी दफा पूछा गया है।
मुझे पता है कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, मैं आपको अभी बोर्ड पे कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ, थोड़ा सोच लें बाकी लोग भी। इन्होंने माशाल्लाह से फौरन जवाब दे दिया है, बाकी लोग से कह रहा हूँ थोड़ा सोच लें। ये अक्सर और बेशतर एनटीएस के अंदर ये सवाल आता है, एप्टीट्यूड वगैरह में ये सवाल आता है अक्सर और बेशतर। मैंने पूछा डीएनए के अंदर, किसी डीएनए के टुकड़े में अगर 20% एडेनिन है तो साइटोसिन कितने परसेंट मौजूद होगा? चले बोर्ड पे जरा देख लें बेटा, जिन्होंने नहीं किया। ये देखिए एडमिन आपके पास है 20%। परसेंट का मतलब है 100 में से 20 जो है वो एडमिन है, तो थायमिन कितनी होगी? 20%। इस रूल के मुताबिक ये कितना हो गया? 40%। बचा कितना? 60%। तो साइटोसिन और ग्वानिन दोनों आपके पास 30-30% होंगे। ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन जो है दोनों आपके पास 30-30%। तो इसका मतलब है आपके पास के साइटोसिन जो है वो 30%। ठीक है, दिस इज द शारगाफ रूल। और बाकी से पहले एक न्यूमेरिकल आपको बताया है। शी वाज आस्किंग कि सर वन कंप्लीट टर्न जो है उसमें कितने पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? तो बेटा उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि 34 डिवाइडेड बाय 3.4। आप अगर मैथ्स 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 340 अपॉन 34, 34 बन 34 0। दिस इज द 10 इज द आंसर। वहां बेटा आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सारी वर्किंग जो है वो आपको सारी जो वर्किंग आपको ऐसी हाथ से करनी बगैर कैलकुलेटर। इस खास तौर पे इसके न्यूमेरिकल्स बायो के अंदर आपके पास आते हैं एग्जाम, इंटर बोर्ड में नहीं, एनटीएस की बात करते हैं। चलें, ये हो गया आपके पास तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के बाद आइए चौथा सवाल करने जा रहा हूं। चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूं, सॉरी। चौथा पॉइंट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताने जा रहा हूं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? चौथा पॉइंट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए एडेनिन और थायमिन जहां मौजूद होते हैं वहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जहां पे ग्वानिन और साइटोसिन मौजूद है वहां पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है, वहां पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बेटा डैश डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डैश से शो किया हुआ है। बायो की किताब में इस तरह दिखाया तो इन्होंने, लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि डॉटेड लाइन से शो करें। बहरहाल बताना ये चाह रहा हूँ कि एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान में, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद। ठीक है,
चले इसके बाद आइए कोई कुछ और मजीद फीचर्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ और मजीद फीचर्स आपके पास आपको बता रहा हूँ। वो उसको हम काउंट करेंगे अदर्स में, ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे अदर्स में। Coiling is right handed। डीएनए की जो कॉइलिंग होती है वो होती है राइट हैंडेड। राइट हैंडेड से मुराद ये है, ये देखिए, ये राइट हैंडेड कॉइलिंग, ये लेफ्ट हैंडेड है और ये राइट हैंडेड है। डीएनए की जो कॉइलिंग होती है, डीएनए की जो कॉइलिंग होती है वो होती है राइट हैंडेड कॉइलिंग, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से जरा मैं आपको वजाहत कर दूं। देखिए दुनिया में डीएनए की बहुत सारी नस्लें मौजूद हैं। अगर नोट्स में वैसे मैंने आपको ये लिख कर दिया है कि कॉइलिंग राइट हैंडेड है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है। ये डीएनए जिसकी बात हो रही है, ये इंसानों के डीएनए की बात हो रही है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका डीएनए लेफ्ट हैंडेड कॉइल होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है उसके अंदर कॉइलिंग जो है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ठीक है। और जो इंसानों का डीएनए होता है उसकी कॉइलिंग दरअसल होती है राइट हैंडेड, ठीक है। इंसानों का जो डीएनए है उसकी कॉइलिंग होती है राइट हैंडेड। चलें, these are the different points of what? These are different points of Watson and Crick model of DNA, ठीक है। ये वॉटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बेटा ध्यान में। वॉटसन क्रिक को ये सारा क्रेडिट अकेले को नहीं जाता, असल में उनको डेटा दिया था, एक्सरे डेटा दिया था मॉरिस एचएफ विल्किंस, ठीक है। एक्सरे डेटा दिया था इसने मॉरिस एचएफ विल्किंस, ठीक है। मॉरिस एचएफ विल्किंस जो है उन्होंने दरअसल एक्सरे डेटा दिया था, ठीक है। उन्होंने दरअसल एक्सरे डेटा दिया था वॉटसन और क्रिक, ठीक है, मॉरिस एचएफ विल्किंस। तो ये अकेला उनका क्रेडिट नहीं है वॉटसन एंड क्रिक का। और इवन जो शारगाफ का नाम यूज हो रहा है, तो बेस पेयरिंग वाला रूल भी सर शारगाफ ने बताया था, जो कि उन्होंने अपने उसमें शामिल रखा था, ठीक है। चलेंगे, तो ये आपसे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई है। आप जरा गौर कर लें कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बातें बताई थी, यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और मैंने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डीएनए का बनाकर दिया था, वो इससे मुख्तलिफ है। मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। यहाँ पे अगर वॉटसन क्रिक मॉडल आता है तो हमने 1 और 3 और 3 और 5 और 1 और 5 वाली बात ही नहीं की थी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और करना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ फिफ्थ, यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड, यहाँ लिख रहा हूँ फिफ्थ,
यहां लिख रहा हूं थर्ड। डीएनए का ये वाला जो एंड है ये कहलाता है फिफ्थ एंड, और डीएनए का ये वाला जो एंड है ये थर्ड एंड कहलाता है। ये फिफ्थ एंड है और ये थर्ड एंड। ठीक है, डीएनए का एक एंड फिफ्थ एंड है, उसका अपोजिट एंड थर्ड एंड है। और इसी तरह यहाँ पे ये नीचे वाला फिफ्थ एंड है, ऊपर वाला थर्ड एंड। इस पे जरा गौर करें, थोड़ी देर सोचें कि ऐसा क्यों है, तो आपके खुद ही बात समझ में आ जाएगी। चले, जहरा ने हाथ खड़ा किया है। सर क्योंकि आपने कल ही हमें बताया था कि ये जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। तो उससे क्या करूं? एंटी पैरेलल होते हैं तो मतलब वो जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड होगा वो उल्टा होगा, तो फिफ्थ जो है तो वहाँ पे थर्ड आ रहा होगा, और जहाँ पे फिफ्थ है तो अगले वाले में वहाँ पे थर्ड आ रहा है। नहीं, फिफ्थ और थर्ड है क्या चीज, पहले ये बताएं। कार्बन के नंबर्स है। कार्बन के नंबर्स हैं, गुड। ठीक है, दीज आर द कार्बन नंबर्स। कार्बन नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? कार्बन फ्री एंड नंबर्स। अब आप अपनी पिछली वाली डायग्राम खोल के देखिएगा कि जहां पे फिफ्थ लिखा हुआ है उसका पांचवा कार्बन ऊपर से किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, यानी कि फॉस्फेट के अलावा किसी और से नहीं जुड़ा हुआ होगा, ऊपर किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ होगा। और नीचे जो थर्ड नजर आ रहा है तो थर्ड वाला उससे नीचे किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। इसी तरह जो दूसरी तरफ एक फिफ्थ नजर आ रहा है तो वहां पे उससे नीचे किसी और से नहीं जुड़ा हुआ होगा, और जहां पे थर्ड नजर आ रहा है उससे ऊपर किसी और से नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो ये फिफ्थ थर्ड जो है ना, ये फ्री एंड्स, कार्बन फ्री एंड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की जो आपने डायग्राम लास्ट टाइम देखी थी उस पर जरा गौर करने को रुके, एंड्स को जाहिर कर जहन में आएगा सर इसको पढ़ के फायदा क्या होगा, आगे बात आएगी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। याद रखिए कि अगर मैं डीएनए के अंदर पढ़ूं उसको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, अगर फर्ज करें मैं इसको यहां से यहां पढ़ूं तो AGCT पढ़ूंगा। अगर मैं थर्ड से फिफ्थ पढ़ना चाहूं तो थर्ड से फिफ्थ पढ़ने की इजाजत नहीं, हमेशा आपको फिफ्थ से थर्ड पढ़ने की इजाजत। डीएनए जब भी पढ़ा जाता है, उसकी सीक्वेंस जब भी पढ़ी जाती है तो फिफ्थ से थर्ड पढ़ी जाती है, थर्ड से फिफ्थ। वरना तो कोड हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि AGC कोड है या CGA कोड है, हम तो फिर डिफाइन नहीं कर सकेंगे AGC कोड है या CGA कोड है। ठीक है, याद रखिए डीएनए की अपनी एक लैंग्वेज है। ठीक है, डीएनए की अपनी एक लैंग्वेज। चलें, कोई सवाल करना हो तो अगली क्लास में पूछ लें। ठीक है, आपको पूछने का मौका दूंगा। बहुत अच्छा बताया, जिसने भी बताया रिस्पांस दिया माशाल्लाह से। अभी एक आखिर में जहरा ने बताया है, शुरू में सफूरा ने बताया, सूफिया ने बताया। क्लास लेके मजा आ जाता है, आप लोगों से पढ़ के बैठे होते हैं, मुश्किल दिल बात होता है। गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप इंशाल्लाह। चलें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।